हे गाइस, एनिमल चैनल के टॉर गॉड की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। हेल्थ ट्रेन अपने एंड पे है और हमने कमांडर कालावान की बैक स्टोरी के बारे में भी जाना कि कैसे एक ऐसे ट्राइब से आता था जहाँ पे उन्हें एसेंस ऑफ ब्रेवरी नाम के जैम को गार्ड करना होता था, जिसकी वजह से उनकी पूरी ब्लड लाइन खत्म हो गई और वो अकेला बंदा बचा। कैसे जीनसुआ ने उसे ट्रेन किया और उसी के एडवाइस की वजह से उसने एसेंस ऑफ ब्रेवरी को अपना लिया और आज के टाइम में वो जहाज की आर्मी में 4th स्क्वाड्रन कमांडर है, यानी कि काफी पावरफुल पोजीशन पे पहुंच चुका है, जहाँ वो वापस से जीनसुआ के सामने है और उसे फाइट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इवान कॉल भी अब इस 44th फ्लोर के रूलर से फाइट में एंगेज हो रखी है। वहीं बैम के सामने एक रैंकर आ गया है। और स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को देखने के लिए आगे बने रहें। वहीं चैप्टर स्टार्ट में हम देखते रैक को, जो कि इन आग की लपटों को देखकर सोच रहा था कि मैंने इन फ्लेम्स को पहले भी कहीं देखा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। वहीं हॉकनी रैक को ऐसा खड़ी हुई देखकर पूछता है कि भला क्या हो गया एलिगेटर, तुम इतना डेज्ड क्यों दिख रहे हो। वहीं पे लेवाई जो छुप के इन पे नजर रख रहा था, उन्हें फॉलो कर रहा था, वो सोच रहा था भला ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ये तीन ही लोग यहाँ पर क्यों हैं। वो काले बालों वाला लड़का यानी कि बैम कहाँ चला गया और इसके साथ ही बोला ये बॉक्स में ये बंदा कौन है, अब ये सही में काफी इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए लेवाई यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो इसे समय के लिए अभी चुरा लेगा। इससे पहले कि वो अटैक करता हॉकनी को कुछ पता लग जाता है, जहाँ भी सभी को वार्न करने की कोशिश भी करता है, लेकिन हम देखते हैं उस अटैक की वजह से रैक काफी दूर जा गिरता है, लेकिन फिर भी वो मिड एयर में उस अटैक को डॉज करने से बच जाता है। जब लेवाई इसकी तारीफ भी करता है और कहता है तुम्हारे पास सही में काफी अच्छी रिफ्लेक्सेस है, आखिर तुम हो कौन। वही लेवाई से जब पूछा जाता है तो अपना इंट्रोडक्शन देते बताता है कि उसका नाम लेवाई है, जो कि एक सॉर्सरर है, ऐसा का जादूगर है जो कि लोग को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है। वहीं पे अब लेवाई इनसे भी क्वेश्चन पूछता है और ये कहता है कि एनीवे मुझे ये बताओ कि आखिर ये ब्लू बॉक्स में बंदा कौन है। जब हॉक ने और रैक सोच रहे थे कि बोला ये कहाँ से आ गया और ये क्या पूछ रहा है, वहीं भी हम रैक को देखते हैं अपने हाथों की तरफ ध्यान देते हुए, जहाँ पे वो काफी सारे रॉक्स को नोटिस करता है और यहाँ पे रैक के अकॉर्डिंग वो अंदर से एक अलग ही लेवल की पावर को फील कर पा रहा था। वहीं पे रैक नोटिस करता है कि हॉकनी काफी दर्द में है, जब उसे पूछता भी कि आखिर क्या हो गया बिग आई टर्टल। वहीं हॉकनी जो काफी पेन में था वो बताता है कि पता नहीं, लेकिन एकदम से ऐसा लगता है जैसे मेरा थ्रोट जो है किसी ने चोक कर दिया हो। जहाँ पे रैक को पता लग गया था, जब लेवाई को कहता है यू गॉड डैम अगली टर्टल, ये तुमने किया है ना। लेवाई को नाम पसंद तो नहीं आया था, लेकिन वो कहता है यप ये मेरा ही स्पेल था, और साथ ही वो नहीं धमकी भी देते हुए कहता है कि अगर तुम इसे जिंदा रखना चाहते हो तो जो ब्लू बॉक्स के अंदर जो बंदा है ना उसे मुझे दे दो। वहीं पे रैक को हम देखते हैं पंच बनाते हुए, जहाँ कहता है डाई यू अगली टर्टल, जिसके साथ ही जो अटैक करता है हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे रॉक्स को भी इस अटैक के अंदर यूज होते हुए, लेकिन जो लेवाई था सेम वही टेक्निक यूज करके जिससे वो बैम से बचा था वहां से बच जाता है और इस अटैक को डॉज कर लेता है आराम से। लेकिन वो भी काफी कंफ्यूज था कि एकदम से सारे पत्थर के टुकड़े कहाँ से आ गए, लेकिन लेवाई की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हम देखते हैं यहाँ पे उसके सामने पूरा चट्टान आ जाता है, जो कि यहाँ पे था ही नहीं कुछ पल पहले। लेवाई को समझ में आ गया था कि वो खतरे में है, इसलिए रैक को समझाने की कोशिश करता है कि होल्ड ऑन, रुक जाओ, अगर तुमने मुझ पे अभी अटैक किया तो तुम बाद में रिग्रेट करने वाले हो, क्योंकि जो स्पेल मैंने तुम्हारे दोस्त के ऊपर डाला है वो चीज तभी नहीं हटेगी चाहे मैं मारा ही क्यों ना जाऊं, और इसके से तुम्हारे दोस्त ही मारा जाएगा मेरे साथ ही, और इसलिए तुम्हें चुपचाप से इन सारे रॉक्स को यहाँ से हटा देना चाहिए और वो जो ब्लू गाय है यानी कि कून उसे मुझे सौंप देना चाहिए। जब रैक इस बात सुनने कहता है तुम सही में बोलते बहुत ज्यादा हो, मैं नेगोशिएट नहीं करता। जब लेवाई के लिए तो इस तरह का रिस्पॉन्स काफी शॉकर था। वहीं दूसरी तरफ रैक रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हम देखते हो जो सारे स्टूडेंट्स ने समन किया था उससे बहुत ही बड़ा एक फीस्ट बना लेता है और लगातार लेवाई पे अटैक करने लगता है। जब लेवाई अपने हेयर वाइल टेक्निक से टेलीपोर्ट होकर बस हो जाता है, लेकिन वो ऐसा कितनी देर तक कर सकता था, जहाँ उसका कहना था कि डैम इट ये एलिगेटर टोटल साइको है। यहाँ पे लेवाई अपने मन में सोच रहा था कि क्रैप में दो लोगों पे एक साथ एक क्वेश्चन मार्क वाला कर्स यूज नहीं कर सकता एक साथ। वही रैक का जो फीस था जो पत्थर से बना था वो क्लॉक के अंदर चेंज हो गया था, यानी कि पंजों में, और काफी और भी ज्यादा डेंजरस हो गया था। जब लेवाई के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था उसका आंसर करने के लिए या उसे ब्लॉक करने के लिए, वो तो सिर्फ ऑ में था कि भला इस तरह की पावर से कहाँ से मिल गई, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग रैक भी तो एक रेगुलर ही है ना। जब उसका मुंह बस खुला रह गया था और वो सोच रहा था कि आखिर ये डैम एलिगेटर है कौन। जब फाइनली उसे ही घुटने टेकने पड़ते हैं और यहाँ पे वो मान जाता है कि उस कर्ज को हटा देगा।
और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे अब वो ब्लू गाय यानी कि खून भी नहीं चाहिए। बस वो ये चाहता था कि जो इतने सारे पत्थर के टुकड़े हैं उसे रैक हटा दे किसी तरह। और इस बात को सुनते के साथ ही र्यून यहाँ पे एलिगेटर को कहती है कि दैट्स इनफ, वो अपना कर्ज हटा चुका है, इसलिए हमें और भी काम करना है। तो अगर तुम मेरी सजेशन मानो तब इस मिस्ट्रेस पावर को इतना ज्यादा यूज मत करो, वरना कोई ना कोई हमें जरूर नोटिस कर लेगा। यार रैक भी रेड टर्टल की बात सुन के समझ जाता है और लेवाई को फाइनली आजाद कर देता है अपने उस स्टोन के उस प्रिजन से। जब लेवाई को छोड़ने के बाद तो उसे काफी गुस्से से उंगली करते हुए कहता है कि आज तक कहीं भी किसी एलिगेटर को नीची नजर से मत देखना और ये बोलना मत कि तुम भी अगली हो एज अ हेल, बिल्कुल हमारे ही जैसे। कहने के साथ ही र्यून और बाकी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ पे लेवाई बस इनको जाते हुए देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि ऐसा रेगुलर जो कि मेरे कर्ज से इम्यून है, एक ऐसा एलिगेटर जो कि रॉक्स को कंट्रोल कर सकता है, आखिर ये लोग आ कहाँ से रहे हैं। लेकिन उसे एक बात जरूर पता थी कि ये लोग काफी डेंजरस है और उसे किसी तरीके से इन लोगों से निपटना ही होगा। वही रैक को भी पता था कि जो लोग यहाँ पर है वो काफी खतरनाक हो सकते हैं, इसीलिए उसका ऐसा सोचना था भागते वक्त ही किसी भी तरीके से उसको यहाँ से एस्केप करना होगा और इस पैथेटिक टर्टल के ऊपर भी नजर रखनी होगी, यानी कि खून के ऊपर। और वो ये सब चीज इसलिए कर रहा है ताकि अपने हिसाब से जो बैम है वो भी किसी तरह जिंदा बच जाए और वापस आ जाए, और यही वो अपने ब्लैक टर्टल से बस चाहता था। वहीं पे बैम उसकी हालत को सही नहीं लग रही थी क्योंकि उसके सामने एक हाई रैंकर जो था, जहाँ पे हम देखते चार्ली को उनसे फाइट करते हुए, जहाँ हांसुई उसे नोटिस कर लेता है और वो बैम को कहता भी है कि तुम अभी रेडी नहीं एक रैंकर के लिए। लेकिन इससे पहले वो उनकी हेल्प कर पाता, हम देखते हैं हाई प्रीस्ट को उसके सामने आते हुए, जहाँ हाई प्रीस्ट कह रही थी कि मुझे ये नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें उनकी हेल्प नहीं करने दे सकता। हांसुई उस अटैक से तो बच जाता है, लेकिन उसे गुस्सा तो आ रहा था क्योंकि जितने पीपल है यहाँ पर वो सभी गॉड डैम अनोइंग है। मिसिंग को देखते हैं बैटल के अंदर, जो कि अपने ऑब्जर्वर का भी यूज करी थी, और सेम मोमेंट पे हम एंडोर्सी को भी अपने शिनशु का यूज करते हुए देखते हैं। चार्ली हंस रहा था और कह रहा था कि दैट्स नॉट बैड अटैक फॉर अ रेगुलर, लेकिन उसे ही पता था कि इस तरह के अटैक एक रेगुलर के लिए काफी बड़ी बात हो सकती है, लेकिन एक रैंकर के लिए कुछ भी नहीं है, जहाँ पे वो अपना येलो लाइट डिफेंस बना लेता है और उसे बच जाता है। एंडोर्सी से बैम को कहती है कि ये चीजें काम नहीं करने वाली, हमारी जो यूजुअल टैक्टिक्स है फाइट के अंदर उससे हम इसे नहीं हरा सकते। जब बैम भी इसे एग्री कर रहा था और इसे लोग कहता है कि मी सैंग और मैं यहाँ पे कुछ टाइम इसे उलझा के रखते हैं और इस टाइम पर यूज करके तुम हॉस्टेज को बचाने जाओ अपने बॉम्ब में। एंडोर्सी को टेंशन थी क्या बैम ठीक रहेगा या नहीं। वहीं पे हम देखते बैम को एक और को क्रिएट करते हुए, जहाँ कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इसे रोक लूंगा कम से कम 5 मिनट के लिए। चार्ली इस बात को सुन के स्माइल कर देता और कहता है क्या कहा तुमने 5 मिनट, तुम मेरे को सही में सीरियसली काफी अंडरएस्टिमेट कर रहे हो। हम बैम को देखते शिनशु कैन का यूज करते हुए, जहाँ पे वापस से चार्ली अपने येलो लाइट डिफेंस का यूज करता है और कहता है तुम्हें याद है ना, मैं भी एक टाइम पे तुम्हारे जैसे यंग था और काफी रेकलेस भी, लेकिन फिर भी अपने सारे दोस्तों में से जो कि फ्लोर टेस्ट पे बने थे उनमें से मैं एकमात्र अकेला ऐसा था जो कि रैंकर बना। जहाँ हम पहली बार चार्ली को अपना पहला नेम अटैक करते देखते हैं, यानी कि व्हाइट लाइट को, जो कि किसी एरो की तरह थे लेकिन दिखने में काफी व्हाइट, और इस अटैक का स्पेसिफिक नेम था नॉइज। जिसके बाद ही हम इसके इम्पैक्ट को देखते हैं। बैम ऐसा फील करता है जैसे उसके आसपास कुछ हो ही नहीं रहा और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वहीं पे चार्ली कह रहा था कि जो रियलिटी है वो काफी ज्यादा क्रूलर है तुम रेगुलर से, जितना कि तुम्हारी सोच और समझ है चीजों को लेकर। जब यूरी को पता लग जाता है यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ दूर से ये चीज देखकर चिल्लाती है बैम नहीं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी इस केस में क्योंकि उसके बीच में च्योन हाथी जो कि उसे रोक लेती है और कहती है कि बोले आपका जा रही है प्रिंसेस। और इस बार तो च्योन उसे वार्निंग भी देती है कि अगर तुमने उनकी हेल्प की तो तुम्हें एक ट्रेटर या गद्दार माना जाएगा जिसने किंग साहब के ऑर्डर को डिसोबे किया, और मैं नहीं चाहती कि आप एक ट्रेटर बने, क्योंकि चाहे कुछ भी हो आप हाफ फैमिली को रिप्रेजेंट करती हो जब आप प्रिंसेस बनी थी। चाहे यूरी को भी बात पता थी कि ये कितनी सही चीज है, लेकिन उसे कुछ भी करके बैम को तो बचाना ही होगा क्योंकि बैम सही में प्रॉब्लम में था। जहाँ पे बैम के पर्सपेक्टिव से सब कुछ वाइट हो गया था उसके आसपास की सराउंडिंग में, हम चार्ली के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं जहाँ देखने से लगा था जैसे बैम एकदम से पॉज हो गया है मिड एयर में ही, जहाँ पे चार्ली बताता है कि उसकी शिनशु कंट्रोल स्किल व्हाइट नॉइज है। जब ये किसी को लगती है तो उसके जितने सेंसेस होते हैं वो उन्हें एक व्हाइट चीज के अंदर ले जाती है, चाहे उनकी देखने की शक्ति, टच करने की, हियरिंग की, वो सभी चीजें खत्म हो जाती है। और ऐसी एबिलिटी बहुत सारे रैंकर्स के खिलाफ तो फाइट के अंदर काम नहीं आती, लेकिन इसके जैसे किड के ऊपर तो ये बहुत ही परफेक्टली काम कर जाएगी। जब पीछे से हम देखते हैं डायरेक्टर को भी आते हुए,
जो किसी कह रहा था गुड जॉब चार्ली, मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं लोगों को यहाँ पकड़ के रख रहा था, यानी कि सारे प्रिजनर को। वहीं पे अब इन्वेंट्री से ग्रेट व्हेल को देखते हैं जो कि इन सभी चीजों को अपने अंदर ही समा रही थी। जब बोरो को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या चल रहा है, क्या नहीं कोई बड़ी सी व्हेल अब खाने वाली है। अब बोरो चिल्ला के कह रहा था, यू एसोस, तुम लैंगर्स को तो शर्म आनी चाहिए जो हमारे जैसे रेगुलर्स के ऊपर तुम अपनी ताकत आजमा रहे हो, तुम्हें ये चीज अभी के अभी रोक देनी चाहिए। चार्ली इस बात सुन कहता है कि सही में एम्बैरेसिंग तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब यही जीवन है और मैं तो बस एक छोटा सा सर्वेंट हूँ और मैं अपने बॉस के ऑर्डर्स को मना तो नहीं कर सकता। जहाँ हम देखते हैं उसकी एक नीडल की पावर को यूज करते हुए, यानी कि ऑरेंज स्नेक को, जिसके ऊपर उसने बैम के ऊपर अटैक कर दिया था। हम यूरी को भी देखते हैं बोलते हुए कि नहीं बैम जाओ किस तरह से, लेकिन इससे पहले उसे हेल्प कर पाती। हम देखते कुछ अजीब सा होते हुए, जहाँ पे अब चार्ली सर में नहीं आता कि उसके अटैक को किसने रोक लिया, लेकिन तभी हम देखते एक और ऑर्ब को क्रिएट होते हुए जो कि बैम ने किया था। और जब वहाँ से लाइट हटती है तो हम विटनेस करते हैं वहाँ पे ब्लैक मार्च को, जो कि पहुंचा दिया गया था बैम के पास, जहाँ उसके हाथों में वापस एक 13 मंथ का वेपन था जो कोई और नहीं बल्कि यूरी का ब्लैक मार्च था। जहाँ पे बैम को समझ में नहीं आता कि भला ब्लैक मार्च के हाथ में क्या कर रहा है, लेकिन वो समझ गया था कि हो सकता है यूरी ने उसकी हेल्प के लिए से यहाँ भेजा हो। जहाँ पे चार्ली को समझ में नहीं आ रहा था कि बोला ये क्या है, इसलिए वो सोचने पड़ गया था क्या ये किस तरह की नीडल है, लेकिन कोई और नई नीडल तो उसके अटैक को रोक नहीं सकती ऐसे, क्योंकि आज से पहले तो उसने देखा नहीं कि कोई रेगुलर कोई हाई रैंकिंग आइटम को इस तरह से यूज कर सके। क्योंकि जो भी पावरफुल आइटम होते हैं या ऐसे कोई हाई रैंकिंग आइटम होते हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो सकती है कि उन्हें कौन यूज कर सकता है। जब बैम को वापस सेंसेस में आते देखकर सोच रहा था कि उसे ये तो नहीं पता है क्या चल रहा है, लेकिन उसे एक बात पता थी कि यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है वो किसी रीजन के से काफी डेंजरस है। जब च्यून हा भी इस चीज को दूर से नोटिस कर लेती है और कहती है कि बोले एक रेगुलर ब्लैक मास्क क्या कर रहा है, और इसीलिए वो अब यूरी को कन्फ्रंट करते पूछती भी है कि आखिर तुम कर भी क्या रही हो प्रिंसेस, भला ये ब्लैक मास्क एक रेगुलर के पास क्या कर रहा है, तुमने उसे क्यों दिया। जब यूरी कहना था वुप्स, लगता है मैंने गलती से ये ब्लैक मास्क स्लिप हो गया और गलती से वो घूमते फिरते उसके पास चला गया, क्योंकि उसका अपना दिमाग भी तो है। जैसे कि हम जानते हैं 13 मंथ के अपने घोष होते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस भी होती है और साथ ही अपनी विल भी। जहाँ पे च्यूना को पता था कि यूरी क्या कर रही है, वही यूरी अब च्यूना से सीधे बात करती है और कहती है कि मुझे सच बताओ च्यूनी, अगर तुमने उन लोगों को पकड़ लिया तो वो और मैं हम सभी लोग मारे जाएंगे, है ना। और तुम्हें ये सच जबकि अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहती हो, क्या तुम मुझे मरते हुए देखना चाहती हो च्यूनी। जहाँ पे च्यूनी बात को सुन के काफी शॉक हुई थी और कहती है कि भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगी, और प्रिंसेस से तुम्हारी जैसी बात तो बिल्कुल नहीं है और किसी प्रिंसेस को इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। जहाँ देखते उसे वापस उस मैसिव से विंग को यूज करते हुए, जैसे पंख यूज करके वो अटैक कर देते यूरी की तरफ, कहते हुए कि जितने भी ज़ाद प्रिंसेस होती है उनके अंदर प्राइड होना चाहिए, जॉय होना चाहिए किंग ज़ाद उनकी फैमिली को लेकर, और किंग के ऑर्डर्स को फुलफिल करते हुए मर जाना ही एक ऑनर है एक ज़ाद प्रिंसेस के लिए। और आप दूसरी तरफ ऐसा बिहेव कब करना बंद करेंगी यूरी। और सविता ने च्यूनी यहाँ पे ये भी वार्न कर देती है कहते हुए कि अगर आप रेस्ट करेगी प्रिंसेस तो मैं आपको कैप्चर करूंगी बाय फोर्स, अगर मुझे करना पड़ा तो। वही अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम वापस से फोकस करते हैं जिनसुंग और कलावान की बैटल के ऊपर, जहाँ पे दोनों के अटैक्स काफी पावरफुल थे और वहाँ जितने भी ट्रूप्स खड़े थे बोलू के लिए तो एक काफी अजीब सा दृश्य था। जीसूंगा अब कलवान से कह रहा था कि तुम्हें इतनी सारी पावर मिली और तुम उसे क्या कर रहे हो, तुम छोटे मोटे रेगुलर्स को हंट कर रहे हो इस पावर का यूज करके, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कालावान। वही कालावान इस बात सुनने कहता है कि मिशन सिर्फ कुछ रेगुलर्स को कैप्चर करने का नहीं है, बल्कि उस ग्रेटर लिफ्ट को रोकने का है जो कि इस टावर के अंदर शुरू हो सकती है। जब जीसूंगा को लॉजिक उतना समझ में नहीं आया था, लेकिन कालावान का कहना था कि चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, ये मिशन तो हिस्ट्री के अंदर एज अ ग्रेट एपिक जाने वाला है, क्योंकि सिर्फ कुछ ही लोगों को सेक्रीफाइस करके जो कि ट्रेन पर थे एक पूरे के पूरे युद्ध को जो कि आने वाला है उसको रोकना अगर बुरा है तो यही सही, लेकिन यही वो बेस्ट तरीका है प्रिवेंट करने का जो वर्स्ट डिजास्टर आने वाला टावर के अंदर। जहाँ जिनसुंग कहता है कि मुझे तो कोई आइडिया नहीं तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जहाँ कालावान का कहना था कि तुम्हें जानना भी नहीं चाहिए वैसे भी, और ये कहने के साथ ही काफी क्लोज रेंज में आ जाता है जिनसुंग हाथ से फाइट करने के लिए। जहाँ हम देखते हैं जिनसुंग की मार्शल आर्ट की टेक्निक्स को, चाहो इस अटैक को काफी आराम से ब्लॉक कर लेता है और रिवर्स फ्लो कंट्रोल भी सेम वन पे यूज करता है कालावान पे काउंटर अटैक करने के लिए। जहाँ इन दोनों के बैक टू बैक अटैक्स को देखते हैं
जो दिखने में काफी इम्प्रेसिव तो थे, लेकिन जीसुआ को बीच रियलाइज हो गई थी कि कालावान अब पहले से काफी ज्यादा टफ हो चुका है। हम कालावान को एक नेम अटैक भी यूज करते हुए देखते हैं जिसका नाम था हरिकेन शेकर द बैकलैश बॉम्बर, जो कि अटैक जीसुआ को काफी दूर ले जाके गिराता है। जब हम देख पाते हैं कि कालावान सही में किस लेवल का पावरफुल है। जहाँ जिनसुआ ने ऐसे उस अटैक को ऑब्जर्व तो कर लिया था, लेकिन कालावान अब जिनसुआ को कहता है कि लगता है इतना लंबे समय हो गया कि तुम भूल गए हो कि मेरी बॉडी तुम हाफ फैमिली वालों से भी ज्यादा टफ है। जहाँ आगे कालावान थैंक्स भी करता है जिनसुआ को, ये कहते हुए कि तुम्हारे उस टाइम के लिए मैं तुम्हें थैंक्स करता हूँ जिस टाइम तुमने मुझे सिखाया था, और वैसे भी जब मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ तो तुम्हारा जो एडवांटेज है एज अ मेंबर ऑफ द हाफ फैमिली वो गायब हो जाता है। जहाँ पे कानून कहना चाहता था कि हमें पता है हाफ फैमिली के जो पीपल होते हैं उनकी बॉडी काफी स्ट्रॉन्गर होती है दूसरे 10 फैमिली के मेंबर से, लेकिन कालावान की बॉडी हाफ फैमिली के मेंबर से भी ज्यादा टफर है और पावरफुल है इन शेयर फिजिकल स्ट्रेंथ के नाम पे। और इसलिए अब कालावान धमका था जिनसुआ को कि तुम्हें अपने आप को अच्छे से रेडी कर लेना चाहिए क्योंकि तुम अब दर्द की एक नई दुनिया ही देखने वाले हो। वहीं दूसरी तरफ बैटलफील्ड में एंडोर्सी को भी देखते हैं जिसके सामने बैम और ब्लैक मार्च को यूज करा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। वहीं भी बैम सोच रहा था कि क्या हुआ एकदम से, क्या मैं कुछ सेकंड के लिए पास आउट कर गया था, यानी कि बेहोश हो गया था क्या, और ये ब्लैक मार्च यहाँ क्या कर रही है। वही भी हम देखते हैं ब्लैक मार्च के घोस्ट को जो कि वहाँ समन हो चुकी थी और कह रही थी ओ माय ये कौन है, मैंने तुम्हारी शक्ल कितने बरसों से नहीं देखी थी, क्या तुम अभी भी अलाइव हो। जहाँ ब्लैक मार्च की घोस्ट बैम को द बजरकर बॉय कह के बुला रही थी कि स्माइल के साथ। जब वो अगली पल बैम की फेस की काफी क्लोज आती है और कहती है कि इससे पहले मैंने सेंस किया था कि तुम फ्लोर ऑफ डेथ पे अलाइव हो। जब बैम को अच्छे चेक करती हो कह रही थी वेरी इम्प्रेसिव, जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था तो तुम एक लिटिल बॉय थे जिसे कुछ भी नहीं पता था, क्या तुम्हें फिर से मेरी मदद की जरूरत है क्या। जब मैम कहता तुम मुझे बजरकर बॉय क्यों बुला रही हो, और हाँ मुझे प्रोबेबली तुम्हारी मदद की जरूरत है। जहाँ घोस्ट पीछे की बैटल को देख के कहती है कि लगता है तुम वापस से किसी सीरियस ट्रबल के अंदर हो, और इसलिए बैम से भी पूछती भी है क्या तुम हमेशा ट्रबल को ही ढूंढते रहते हो क्या, जो तुम्हें हमेशा मैं देखती हूँ तो तुम ट्रबल के अंदर ही मिलते हो। और अब घोस्ट का कहना था कि जो पावर तुम्हारे अंदर है तुम उसको यूज क्यों नहीं करते। जब बैम को देखो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो घोस्ट थी वो उसे कहती है कि तुम अपने अंदर काफी सारी पावर को छुपाए हुए हो, मैं उसे देख सकती हूँ। जब बैम समझ जाता है कि घोस्ट किस बारे में बात कर रही है और थोड़ा उदास होकर कहता है कि जो पावर है वो अभी भी अनस्टेबल है और मैं उसे लॉन्ग स्ट्रेचेस के टाइम में यूज नहीं कर सकता, और अगर मैं अपने दोस्तों को रेस्क्यू करने से पहले ही अपनी पूरी पावर को खत्म कर लूंगा तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेंगे। जहाँ पे ब्लैक मार्च की घोस्ट बात सुन के कहती है इसका मतलब ये है कि तुम अपने आप को तब से रोक रखे थे एक फाइट के अंदर जहाँ तुम्हारा अपोनेंट एक रैंकर है। जब हम कहता है नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन जो घोस्ट थी उसकी बात को काटते हुए कहती है दैट्स गुड, मुझे तुम्हारे जैसे बंदे पसंद है जिनके अंदर थोड़ा गट है। और वो यहाँ पे डिसाइड करती है कि वो बैम की हेल्प करेगी और साथ ये भी बताती है कि अपनी पावर को और भी स्ट्रेच कर सकता है अगर वो इसे यूज करेगा अटैक करने के लिए। जब बैम रियली काफी खुश रहता कहता है क्या सच में, जहाँ पे घोस्ट कहती हाँ हाँ बिल्कुल मुझे तुम्हारी आखिर इतनी पसंद है ना कि वो प्रिंसेस। जहाँ हम देखते यूरी को जिसको काफी गुस्सा आ रहा था इस बात को सुन के और कहती डैट गॉड डैम लिटिल फैन गर्ल। वही ब्लैक मार्च की घोस्ट बैम को कहती है कि चलो मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। और प्लेजेंट मूड में बाकी लोगों के लिए हम देखते बैम को ब्लैक मार्च को इग्नाइट करते हुए जिसका और अलग लेवल का था। यहाँ पे तो चार्ली की फट गई थी जहाँ सोच रहा था शिट एक इग्निशन वेपन उसके पास ये कैसे हो सकता है। वहीं पे जो बैम था हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी देखते हैं जहाँ उसके थ्रोन भी अब सर पे वापस आ गए थे। वहीं पे चार्ली सोच रहा था कि बास्टर्ड इसके बारे में कुछ तो अलग है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। जहाँ एक तरफ ब्लैक मार्च एक्टिवेट हो रहा था वहीं पे चार्ली चिल्लाते डायरेक्टर को कहता है क्या क्या साइड रेगुलर है। जहाँ उसको रिस्पॉन्स मिलता है बिल्कुल हाँ, लेकिन वो बंदा पूछता है क्या हो गया चार्ली। वही चार्ली रिस्पॉन्स में कहता है कि मुझे लगता है सर कि आपको इन लोगों को यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। वहीं पे डायरेक्टर का कहना था कि तुम इतना एंशियस क्यों लग रहे हो, आखिर है तो कोई बंच ऑफ रेगुलर्स ही। और जो वैली है यानी कि वो प्रिजनर जहाँ पे इन सभी लोगों को निकलने वाले थे वो इस तरह के अटैक्स को बहुत आराम से झेल सकती है। लेकिन चार्ली यहाँ पे साफ कह देता है कि चल ऐसा कुछ रहा है कि मुझे अंदर से काफी बैड फीलिंग आ रही है इस बारे में। हम बैम को देखते जो कि अटैक करने के लिए रेडी हो गया था जहाँ नोटिस कर लेता है यहाँ पे चार्ली को और डायरेक्टर को और कहता है ये दोनों ही मेरे सामने हैं। जहाँ कहता है कि मैं ब्लैक मार्च को अपनी पावर जरूर दूंगा
जहाँ हम देखते हैं उसके अटैक को यूज करते हुए, जिसका नाम था एंडलेस स्काई। चार्ली तो रेडी था, लेकिन डायरेक्टर का तो मुंह खुला रह गया था। इस अटैक के जस्ट बाद ही इसका इम्पैक्ट ऐसा था कि उस वेली के तो पर खच्चे उड़ गए थे, जिसके बारे में डायरेक्टर इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहा था, जहाँ पे डायरेक्टर को भी अपनी आंखों को विश्वास नहीं होता कि कैसे एक हिट के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो गया। जहाँ चार्ली कहता है गॉड डैम इट, मैं जानता था, मेरे इंस्टिंक्ट बिल्कुल सही थे। वही बैम तो ऐसा सोच रहा था कि सो फार सो गुड, मैं इस पावर का यूज कर सकता हूँ। वही बैम एंडोर्सी की हेल्प मांगता है और हम देखते हैं एंडोर्सी अपनी बॉम्ब का यूज करते हुए जहाँ जा थी प्रिजनर को बचाने के लिए। जब वैंग नान तो उसको देख के खुशी हो गया था, लेकिन डायरेक्टर फिर भी बीच में आ जाता है कहते हुए कि तुम लोग कहीं नहीं जाने वाले। अब इसकी पास को भी देखते हैं, जहाँ पे इसके अटैक का नाम था जंगल मॉन्स्टर। जैसे कि बड़े बड़े फैंग्स निकल के आ रहे थे चिंशू के रूप में। वही बैम अब चिंशू ब्लैक होल स्फीयर का भी यूज करता है एक और बनाकर। इसका यूज करके वो डायरेक्टर के अटैक को न्यूट्रलाइज कर देता है, जहाँ पे इस बंदे को समझ में नहीं आता, यानी कि डायरेक्टर को, कि उसका चिंशू डिसअपीयर कैसे हो गया। चार्ली अब समझ चुका था कि जो रेगुलर है वो सही में इंसेन है, यानी कि अपना बैम। वहीं पे एल्फाइन जो कि दूर से इस अटैक को विटनेस कर रहा था, वो सोचने पड़ जाती है बोला ये अटैक क्या था एकदम से, और ये ब्लैक मार्क क्या कर रहा है, क्योंकि ये बंदा सिर्फ एक रेगुलर है। फाइनली एल्फाइन को भी समझ में आ गया था कि हो सकता है कि यही वो इरेगुलर हो जो कि टेस्ट फ्लोर के अंदर सरवाइव कर गया था। और इस कंक्लूजन पे पहुंचते के साथ ही एल्फाइन सभी को तुरंत एक ऑर्डर देता है और इस कमांड में कहता है कि जितने भी सर्वाइविंग ट्रूप्स हैं ध्यान से सुनो, तुम्हारे प्लान तो एकदम से चेंज हो गए हैं और इस मोमेंट के बाद से तुम सिर्फ इसलिए फाइट करोगे ताकि जितने भी एनिमीज हैं तुम उनको दूर रख सको और बिजी रख सको, और अपनी फोकस करो पूरी फायर पावर का सिर्फ एक स्पॉट पे। जहाँ उसका फाइनल कमांड था कि मेरे ट्रूप्स डिस्ट्रॉय कर दो इस रेगुलर को जो कि उस ब्लैक नीडल को यूज कर रहा है, यानी कि बैम को। और इसी पॉइंट पे आज के एक्सपीरियंस वीडियो को भी यहीं पे ओवर करते हैं, जहाँ पे फाइनली ब्लैक मार्क की घोस्ट को हमने देखा इतने लंबे टाइम के बाद, जो कि अपने बैम पे अभी लेट हुआ है ठीक फ्लोर टेस्ट की तरह ही। क्या यूरी को आज भी बात पसंद नहीं। वहीं पे बैम और ब्लैक मार्क का कॉम्बिनेशन काफी पावरफुल है, जो कि रैंकर्स के पसीने छुड़ा रहा है। लेकिन अपने बैम के चैलेंजेस तो अभी जस्ट स्टार्ट ही हुए हैं, क्योंकि कमांडर का डिवीजन का लेवल का बंदा उसने अपने सारे ट्रूप्स को ये ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि जितनी फायर पावर है उसको एक सिंगल पॉइंट पे एक रेगुलर के ऊपर अटैक करने के लिए बोला गया है, जो ऐसे तो काफी अनफेयर है। लेकिन एल्फाइन के पर्सपेक्टिव से सोचे तो ये बंदा एक इरेगुलर है जो सबसे बड़ा थ्रेट है पूरी टावर के लिए और खुद किंग जहाद के लिए भी, तो ऐसा करना आसान भी आता है। तो आने वाले एपिसोड में आप जान पाओगे कि आखिर बैम यहाँ से बच के निकल पाएगा भी या नहीं, आखिर क्या होगा, और जीसू और कालावान की फाइट का भला क्या रिजल्ट निकलने वाला है। तो सब चीजों के आंसर्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को ऑन करना होगा, और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करके ज्यादा शेयर करना होगा। साथ ही हमें कमेंट करके बताना होगा कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए देखने के लिए। तो तब तक के लिए बाय गाइस।